नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका पांच का पंच में। तो आज 5 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं राजधानी भोपाल से। आम जनता को मोहन सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल पर अब वेट टैक्स कम किया जाएगा, ये संकेत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स मोहन सरकार अब कम करेगी। 18 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, बड़ा फैसला सरकार लेगी। पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स कम किया जाएगा। ये बड़ी चुनौती है, मुख्यमंत्री का ये कहना है, लेकिन फिर भी इसको हम कम करेंगे। जो जितनी ड्यूटी देगा उसके हिसाब से केंद्र रिटर्न देगा। तो पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स सरकार कम करेगी। मुख्यमंत्री ने ये संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती भी है, लेकिन हम आम जनता को राहत देने का काम करेंगे। महंगाई के इस दौर में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 18 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू होगा, उसमें सरकार ने ये फैसला लिया है कि वेट टैक्स कम किया जाएगा, प्रावधान इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये बड़ा फैसला है। 18 फरवरी को आने वाले बजट में राहत देने की तैयारी है आम जनता को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये फैसला है। अभी राज्य सरकार पेट्रोल पर 29% से ज्यादा वेट टैक्स लगाती है, डीजल पर 19% से ज्यादा का टैक्स लगाया जाता है। अब बड़ी राहत देने की तैयारी है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री वेट टैक्स को लेकर, आप सुनिए। ईवी को हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार, और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात कही उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे। तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, आम जनता को राहत देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि जो 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें ये बड़ी राहत दी जाएगी, वेट टैक्स कम किया जाएगा। बिल्कुल संकेत साफ है, यानी आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो वेट पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाया जाता है, यदि उसमें कटौती की जाती है, उसे कम किया जाता है, तो इसका फ़ायदा जो है सीधे तौर पे मध्य प्रदेश की जनता को होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय बजट की चर्चा की, लेकिन साथ में पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होंगे, इसको लेकर भी उन्होंने संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का जो बजट 18 फरवरी को आने वाला है उसमें निराकरण किया जाएगा। यानी सरकार ये सोच के चल रही है कि जो वेट पेट्रोल डीजल पे लगाया गया है उसमें यदि किसी तरीके से बजट के दौरान कमी की जाती है, उसका जो भी भार आएगा वो यदि सरकार उसको किसी दूसरे वे में उसको मद में जो है उसको भार लेती है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा होने वाला है मध्य प्रदेश की जनता को। यही कारण है कि जो कैलकुलेशन आज सरकार के अंदर बजट बनाते समय वित्त विभाग ने किया होगा, उसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये संकेत दिए। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उनके संकेत से साफ हो जाता है कि आने वाला मध्य प्रदेश का बजट जो 18 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा, उस बजट के आने के बाद मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा फैसला है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दे दिए हैं। मनोज जी, आम जनता को सीधी राहत मिलने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मोहन सरकार अब आम जनता को राहत देने की तैयारी में है। वेट टैक्स कम किया जाएगा, बजट में इस पूरा ख्याल जनता का रखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ से आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। छत्तीसगढ़ को स्पेस टेक्नोलॉजी का हब बनाने की अब पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं। अब बड़ी खबर यह कि छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ हो गया है। रायपुर से ये बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी शुरुआत की है। तो वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी इस दौरान मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले अंतरिक्ष केंद्र के शुभारंभ के दौरान की तस्वीरें हैं। आप सीएम साय के बगल में वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भी देख रहे हैं। तो बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, आम जनता की मौजूदगी है।
बच्चों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अंतरिम संगवारी से स्पेस रिसर्च का पूरा प्रशिक्षण है, सैटेलाइट निर्माण, टेस्टिंग और ट्रैकिंग की भी इसमें सुविधा है। तो आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। छत्तीसगढ़ को स्पेस टेक्नोलॉजी का हब बनाने की पूरी तैयारी है। सीएम साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। युवाओं से उन्होंने बातचीत की, प्रतिभावान बच्चों से उन्होंने बातचीत की है, जो साइंटिस्ट थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। तो मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है इस स्पेस टेक्नोलॉजी के हब को लेकर, आप सुनिए। शिक्षक दिवस के दिन वर्चुअली उनसे मुलाकात हुई थी। आज उनकी उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर रांची में अंतरिक्ष केंद्र का विधिवत उद्घाटन किए हैं। वास्तव में आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिक भविष्य की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपको नए पंख मिल रहे हैं। आज से आपका आकाश और भी बड़ा हो गया है। यह अंतरिक्ष केंद्र केवल एक भवन नहीं है, यह आपके सपनों की प्रयोगशाला है, यह आपकी कल्पनाओं की उड़ान है, यह आपके उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। प्यारे बच्चों, कुछ महीनों पहले हमारे जसपुर के बच्चों ने रॉकेट बनाया था और उसे दूर आकाश में भेजा था। आज भी यहाँ पर हम लोग बच्चों के द्वारा रॉकेट का लॉन्चिंग किए। मैं उनकी उपलब्धि देखकर चकित रह गया और मैंने महसूस किया कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिभाशाली बच्चों की कमी नहीं है। उनको एक अवसर मिलना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में एनर्जी बहुत है कि नहीं। अभी यहाँ आने से पहले एक उद्घाटन था, जो स्पेस लैब का हमने उद्घाटन किया, क्लीन रूम का उद्घाटन किया। और मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी वो क्लीन रूम में जाने से पहले लैब कोट पहन रहे थे, जूतों पे कवर लगा रहे थे, वो हेड गियर पहन रहे थे। बहुत मुश्किल नहीं है, ये छोटी सी चीज है, लेकिन इस तरह का इंटरेस्ट जब लीडर दिखाते हैं तो वो प्रदेश के हर इंसान को ये दर्शाते हैं कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है उनके लिए। और जब से मैं वापस आया हूँ तब से बच्चों से बात हो रही है, अलग अलग जगह पे जाके मैं बात करता हूँ और अपने मिशन के बारे में बताता हूँ। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ जो उस दिन 5 सितंबर को हुआ था। 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ के एक बच्चे ने मुझसे उल्टा पूछा था कि सर आपने मुझे सब कुछ बताया है, लेकिन पहले ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो आपको होमवर्क दिया था, आपने वो होमवर्क किया कि नहीं। तो सपनों की दुनिया तैयार है, सपनों की प्रयोगशाला पर सरकार ने काम किया। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गई हैं। करिश्मा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ को स्पेस टेक्नोलॉजी का हब बनाया जाएगा, सपनों को नई ऊंचाई दी जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि अंतरिक्ष संगवारी केंद्र की शुरुआत जो है अब देखिए राजधानी रायपुर में हो चुकी है। खास तौर पर ऐसे बच्चे जो लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर स्पेस एरो जो है टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी तक जो है देखिए ये पहला केंद्र है, तो सरकार की एक बड़ी पहल है, जिसकी वजह से इस चीज में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे जो है प्रदेश में रहकर ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है और जो स्पेस की जो एजुकेशन है, उसके लिए जो अंतरिक्ष संगवारी केंद्र है वो बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये भी कहा कि ये इसकी शुरुआत अभी एक जिले में देखी जा रही है, लेकिन सरकार प्रयास करेगी कि जो अंतरिक्ष संगवारी केंद्र है वो पूरे प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में शुरू हो। इससे खास ये होगा कि जो बच्चे इसमें खास तौर पर अपनी जो है उम्मीदें रखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, उनके लिए प्रदेश के अंदर ही एक बेहतर पढ़ने की सुविधा और सीखने की जो अच्छी व्यवस्था है वो मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है उसमें भी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। वैसे छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के बेहतरीन काम जो है राज्य सरकार द्वारा देखा जा रहा है। खास तौर पर अगर बात की जाए शिक्षा की या फिर विभिन्न क्षेत्रों में जो है काम करने की, चाहे वो हम बात करें कि टेक्नोलॉजीज की, न्यू टेक्नोलॉजी AI के क्षेत्र में भी कई सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो
एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो अंतरिक्ष संगवारी केंद्र है वो बेहद महत्वपूर्ण आगामी समय में जो है साबित होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल करिश्मा, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तो सरकार स्पेस में एक नया मुकाम हासिल करने जा रही है, बड़ा फैसला है ये और नई शुरुआत है, नए अध्ययन होंगे, नई प्रयोगशाला तैयार हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए करिश्मा। अगली बड़ी खबर रायपुर से आपको बताते हैं। शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को अंतरिम जमानत मिल गई है। तो पिछले 1 साल से कवासी लखमा शराब घोटाले मामले में जेल में बंद हैं। अब 3 शर्तों पर यह जमानत मिली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है कवासी लखमा से जुड़ी हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में 1 साल से जेल में बंद है कवासी लखमा। 70 करोड़ रुपए कमीशन के सीधे सीधे आरोप इन पर हैं। ईडी ने गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। अब गिरफ्तारी हुई, 1 साल से जेल में बंद है, राज्य से अब बाहर रहना होगा। 3 शर्तों पर जमानत मिली है। कोर्ट पेशी पर अब छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। मोबाइल फोन जमा कराना होगा, मोबाइल नंबर पुलिस थाने में दर्ज कराना होगा। इसके अलावा जो पासपोर्ट है वो भी जमा कराना होगा। मोबाइल नंबर के साथ पते से संबंधित पूरी जानकारी देनी होगी। तो शराब घोटाले मामले में 1 साल से जेल में बंद कवासी लखमा को अंतरिम जमानत मिल गई है। 3200 करोड़ रुपए का शराब का ये घोटाला 15 जनवरी 2025 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 1 साल से जेल में बंद हैं। पिछले साल ईडी ने शराब घोटाले मामले में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उनके घर से जब्त किए। उनके बेटे से भी पूछताछ हुई। तो अंतरिम जमानत मिल गई है, बड़ी खबर है। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अविनाश, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। कवासी लखमा को अंतरिम जमानत मिल गई है। क्या अपडेट है इस खबर पर? 3 शर्तों पर जमानत मिली है। निश्चित तौर पर कवासी लखमा जो कि पूर्व आबकारी मंत्री हैं, उनके लिए काफ़ी राहत भरी ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। और सीधे हम बातचीत करेंगे, एडवोकेट फैजल रिजवी सर मौजूद हैं। सर, पिछले लंबे समय से आप शराब घोटाले मामले को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं बचाव पक्ष की ओर से, और अब 1 साल जेल में रहने के बाद कवासी लखमा को अंतरिम जमानत मिली है। क्या कुछ शर्तें हैं और क्या कुछ इस जमानत के प्रावधान होते हैं, क्योंकि काफ़ी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और तमाम चीज़ें इसमें हुई है, और तो क्या प्रावधान है, कैसे ये पूरी जमानत मिली है? देखिए, इसमें ईडी और एसीबी, ईओडब्ल्यू, ये दोनों ने केस रजिस्टर्ड किया था, दोनों ने अरेस्ट किया था। पहले ईडी ने किया था, फिर ईओडब्ल्यू ने किया था उनको अरेस्ट। और काफ़ी इसमें अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई, लगभग 8 चार्जशीट पेश हो गई है इसमें, और काफ़ी लोगों को इसमें जमानत मिल चुकी है। इसमें करीब 1 साल से ये थे अंदर थे लगभग, और कई दिनों से 2-3 पेशियां हुई जिसमें राज्य शासन ने समय मांगा है अपनी बहस रखने के लिए। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको दोनों प्रकरणों में, ईडी में भी और एसीबी में भी, दोनों प्रकरणों में भी इसको जमानत दी है। और कुछ शर्तें हैं, और शर्तें कि जब फैसला आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगी क्या क्या शर्तें हैं। सर, ये देखा जाता है कि शराब घोटाले की बात करें, चाहे हम कोल की बात करें, शराब घोटाले में भी कुछ दिन पूर्व जो है चैतन्य बघेल को भी जमानत मिली। ये क्या प्रावधान रहते हैं, क्योंकि लंबे समय से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रवर्तन के मामलों पर जेल में बंद रखा जाता है, लेकिन आगे कुछ जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेजी से नहीं होती है, चाहे वो चालान पेश को लेकर हो, चाहे ट्रायल को लेकर हो। तो क्या प्रावधान होते हैं सर इसमें? देखिए, इस प्रकरण जो शराब से संबंधित मामले हैं, ये वर्ष 2022 से रजिस्टर्ड हैं, और एसीबी ने जो है, ईओडब्ल्यू ने 17/1/2024 को उसमें अपना पहला एफआईआर दर्ज किया था। और उसके बाद आज देख जाइए, अभी तक इनकी चार्जशीट कंप्लीट नहीं हुई है। ईडी ने जो है अपना परिवाद कंप्लीट कर दिया है अपना, और परिवाद वो भी उसमें लिखा है कि हम अगर और चाहेंगे तो हम फिर उसमें जांच कर सकते हैं, उसका खुला रखा है। मगर अभी तक लगभग 2 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। एसीबी ने अभी तक चार्जशीट फाइनल पेश नहीं की है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश होते जा रही हैं। तो इतने ज़्यादा इसमें साक्षी हैं, गवाह हैं, और इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट हैं, तो निकट भविष्य में इस केस के प्रकरण को सुनवाई में कितना समय लगेगा ये भी बताना भी पक्का कंफर्म नहीं। सर, लेकिन अब क्या माना जाए, क्या कवासी लखमा क्या दोबारा जेल जा सकते हैं? क्या ऐसी कोई अंतरिम जमानत में प्रावधान है? क्योंकि एक हम अग्रिम जमानत देखते हैं गिरफ्तारी से पहले। जिस तरह से 2022 का ये पूरा मामला है, एसीबी पर सवाल उठा रहे हैं बचाव पक्ष के वकील कि अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की है।
क्यों समय लग रहा है, ये भी एक सवाल है। और जिस तरह से ईडी के एक्शन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक एसीबी अपनी चार्जशीट पेश नहीं कर पाई है। इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत कवासी लखमा को मिल चुकी है, 1 साल से जेल में बंद हैं। 3 शर्तें हैं, 3 शर्तों पर जमानत दी गई है। बहुत धन्यवाद अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शहडोल से खबर है, गो तस्करी से जुड़ा मामला यहां पर सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, शहडोल में जिस तरह से प्रशासन ने गो तस्करों पर सिकंजा कसा है, इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। गोवंश की हत्या कर गोमांस की तस्करी का यह पूरा मामला है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, रंगे हाथ पकड़ा है। तो गोमांस भी बरामद हुआ है, हथियार भी बरामद हुए हैं। एक आरोपी मौके से फरार हो गया, उसकी भी तलाश की जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गोवंश की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है। गो तस्करी के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, एक फरार है, तलाश जारी है। हम लोग को आज धनपुरी नगर शहडोल जिले में जैसे गौ तस्करी चरम सीमा पर है, आप देख रहे होंगे कैसी यहाँ लगातार यहाँ पे गौ हत्याएं होती जा रही हैं। ऐसी हमारी घटना धनपुरी नगर में आज मिली। उसके बाद हमारे पूरे युवा टीम वहाँ पहुँची और मौके में देखा कि वहाँ 2 दाढ़ी वाले, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, वहाँ मौके पे पकड़े। एक जन फरार हो गया और एक व्यक्ति को हमने रंगे हाथ पकड़ा। जब वहाँ देखे निर्मम हत्या गौ की, वहाँ से बाकायदा चाकू वगैरह हथियार भी मिला, रस्सी मिले, जिससे वो गौ को बराबर काट कर और बड़े बड़े डिब्बों में बंद करके वो बांटते थे, ले जाते। सूचना प्राप्त हुई थी कि धनपुरी थाना क्षेत्र के जंगल में एक व्यक्ति गौकशी कर रहा है, जिस पर से पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और असरार अंसारी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसके पास से मांस भी बरामद करती है। अगली बड़ी खबर धार से बता रहे हैं आपको। गोवंश तस्करी से जुड़ा यहां पर भी एक मामला सामने आया है, वाहन पकड़ाया है। बड़ी खबर ये कि जो हिंदू रक्षक वहां पर मौजूद थे, उन पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है, गोवंश से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिले में गो तस्करी पर एक्शन हुआ है, धार से ये बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में हाईवे पर गो तस्करी का मामला सामने आया। आयकर वाहन से गो तस्करी की जा रही थी। जो गोरक्षक हैं उन्होंने इस वाहन को पकड़ा है, पुलिस प्रशासन को सूचना दी है। ये वाहन आप देख रहे हैं, आयशर वाहन, जिसको गोवंश से भरा ये वाहन पकड़ाया है। इस पूरे मामले में अब पुलिस प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। हाईवे पर गो तस्करी से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया है। तो हिंदू संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है, इस वाहन को पकड़ा है, पुलिस के हवाले कर दिया है। इसमें 32 गोवंश थे। ये नागदा की ओर से आ रही थी। हमको सूचना जैसे ही मिली तो सारे कार्यकर्ता रात को 11:30 बजे से चौराहे पर लग गए थे। चौराहे को ब्लॉक कर दिया था। सुबह 5 बजे वहां जैसे ही गाड़ी आई तो गाड़ी को रोक लिया गया था, गाड़ियों को। तो उसमें ड्राइवर ने डर के कारण खेत में कूदा दी थी गाड़ी। अवैध गोवंश से भरी गाड़ी पकड़ी गई है, जिसे मौके पर से थाने पर लाकर गोवंश को जब्त किया जाकर, गाड़ी जब्त की जाकर और आरोपी का हवाला बंद किया गया। गोवंश को गौशाला छोड़कर शेष अग्रिम कार्रवाई जारी है। तो बड़ी खबर यही कि इस पूरे मामले में जो गोरक्षक थे उन पर पत्थरबाजी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो घायल हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धार से संवाददाता सुनील राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या है पूरा मामला? गो तस्करी में बड़ी कार्रवाई हुई है, वाहन पकड़ाया है, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? इसमें सर अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, किंतु सुनो बताना चाहूंगा कि ये सुबह 5 बजे की बात है और लगभग सुबह 4 से 5 बजे के ये घटनाक्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ता गए थे और इसमें बताया जा रहा है गोली की फायरिंग भी चली सर। लगभग 3 राउंड फायर हुए, ये जानकारी सामने आई है। चलिए, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुनील। अब भोपाल से अगली बड़ी खबर है। एसपी पर गंभीर आरोप लगे हैं। सब इंस्पेक्टर ने ये बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। एसपी पर गाली देने के आरोप हैं, धमकाने के आरोप हैं। जिस तरह से बदसलूकी एसपी के द्वारा की गई, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।
तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से देहात एसपी रामशरण प्रजापति पर गंभीर आरोप लगे हैं। सब इंस्पेक्टर देहात ने एसपी पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जिस तरह से थाने में बदसलूकी की गई, सूगी सेवनिया थाना से का ये पूरा मामला है। एसपी पर गंभीर आरोप लगे हैं। एसआई केसी यादव ने ये आरोप लगाए हैं। एसपी ऑफिस में गालियां देने के आरोप लगे हैं। तो अब सवाल ये कि गालीबाज एसपी पर आखिर कब एक्शन होगा। एसपी रामशरण ने जिस तरह से सब इंस्पेक्टर को धमकाया, फोन पर गालियां दी, अब इसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ये चिट्ठी आप देख रहे हैं जो लिखी गई है, लेटर लिखा गया वरिष्ठ अधिकारियों को, आईजी को लेटर लिखा गया, शिकायत की गई है, उन्होंने सुसाइड की भी धमकी दी है। तो ये बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो सुसाइड कर लूंगा, और जो लेटर लिखा गया उसको ही सुसाइड मान लिया जाए। जो शिकायत की गई, शिकायती पत्र बड़े अधिकारियों को, आईजी को, मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं को जो शिकायती पत्र भेजा गया, अगर मैं सुसाइड कर लेता हूं तो इसी को सुसाइड नोट मान लिया जाए। ये बड़ी खबर है। आईजी मानवाधिकार आयोग तक को इस पूरे मामले में शिकायत की है। तो गालीबाज एसपी पर कब एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल है। 14/9/25 को मुखबिर सूचना पर सूकी सिवनिया चौराहे पर अवैध शराब मेरे द्वारा पकड़ी गई थी। विधि संगत कार्रवाई की गई थी। इस अपराध सदर की डायरी को श्रीमान के कार्यालय में डायरी तलब की गई थी, जिस पर श्रीमान द्वारा बोला गया था कि डायरी टेबल पर रख दो, मैं अध्ययन करूंगा। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रामशरण प्रजापति द्वारा अकारण उत्तेजित होकर के मुझे माँ बहन की गंदी गालियां देते हुए बोले कि तू बाहर निकल जा, नहीं तो मैं तुझे निकालता हूँ। मानसिक प्रताड़ना देते हुए आत्महत्या करने के लिए या अन्य कोई कदम उठाने के लिए प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो केसी यादव को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, धमकाया गया, शहर से बाहर निकालने की धमकी दी गई। अब इस मामले में बड़े अधिकारियों को उन्होंने लेटर लिखा है, कार्रवाई की मांग की है। देखना होगा कि अब गालीबाज एसपी पर, रामशरण पर कब कार्रवाई होती है, क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल आज के 5 के पंच में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।